इज योर फर्स्ट प्राइज बुक में से चैप्टर नंबर 2। और देखिए क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेल्सन मंडेला के बारे में। हम सभी उनके बारे में जानते हैं, कौन नहीं जानता है उनके बारे में। हमने सोशल साइंस में उनके बारे में पढ़ा है, हिस्ट्री में उनके बारे में जाना है, और वो किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी हमने जाना है। लेकिन इस पूरे आज की जो स्टोरी है ये स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? क्योंकि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ये टाइटल है ये जनरली उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई पर्सन अपने बारे में खुद लिखता है, राइट। ऑटोबायोग्राफी जब नेल्सन मंडेला जी ने उन्होंने खुद अपने बारे में जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, उनकी जो चाइल्डहुड था, सब कुछ उन्होंने अपने बारे में लिखा था, ठीक है। इस बुक में उन्होंने लिखी थी। उसी में से छोटा सा पार्ट आपके इस चैप्टर में है जहाँ पे वो बहुत सारी बातें करेंगे, अपने सारी जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने किया था, उनके जो फीलिंग्स थे, ठीक है, सबके बारे में देखेंगे। तो आपको पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला के लिए। तो इस पूरे चैप्टर में छोटा सा पार्ट है, मैंने बताया। आप कौन सा पार्ट है ये जानेंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़कर। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल तो है, क्योंकि नेल्सन मंडेला है ही ऐसी पर्सनैलिटी। उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड में देख लेते हैं क्या दे रखा है हमारे लिए। apartheid is a political system that separates people according to their race. Now apartheid क्या होता है? ये टर्म भी आपने सुना हुआ होगा आई गेस। apartheid जनरली एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहाँ पे जो पीपल है, मतलब जितने भी लोग हैं, उनको रेसिज्म से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट किया जाता है सबको अलग अलग, कि आप तो ब्लैक हो, आप तो वाइट हो, ठीक है, कलर भेदभाव जो कहते हैं, ठीक है। और स्टेटस को लेके इन सारी चीज़ें तो थी ही हमारे सोसाइटी में, हमने देखा है सोसाइटी में स्टेटस को लेके, क्लास को लेके, ठीक है, रिलीजन को लेके कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो apartheid जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो पॉलिटिकल सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है। ये टर्म जो टर्मिनोलॉजी जो है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम ही है जिसका मतलब होता है कि रेस को डिस्क्रिमिनेट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेस। कैन यू से which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa, Australia. Now आपके पास क्वेश्चन किया गया है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आप क्या बता सकते हैं रिसेंटली 3 कंट्रीज जो दे रखी है इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है apartheid ये रिसेंटली था, उन कंट्री में कौन सा है बताइए? यस, साउथ अफ्रीका। हम सभी जानते हैं साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा ब्रूटली डिस्टर्ब था, ठीक है। जो वाइट रूलर्स थे उन लोगों ने इतना ज़्यादा उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कहिए या फिर इतना ज़्यादा उनको सैवेज की तरह ट्रीट किया था, राइट। उनके साथ इतने गलत बिहेव करते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे, ये हम सभी ने देखा है। और जो साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रगल है वो कितना लंबा है ये भी हमें पता है। इन सभी में जो नेल्सन मंडेला है इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये जानेंगे हम। छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम जानेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? यस, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid। तो मंडेला के कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। मंडेला और उनकी जो कांग्रेस पार्टी थी, मतलब उन्होंने जो एक पार्टी बनाई थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नाम से, उन सभी लोगों ने पूरी लाइफ फाइट किया था इस apartheid। ये जो एक कर्स हम कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम एक कर्स था, ठीक है, एक अभिशाप था जिसके वजह से उन्होंने पूरी लाइफ इसके खिलाफ लड़ाई की, राइट। Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. आपको पता है जो मंडेला है उन्होंने 30 years, ठीक है, उन्होंने जेल में बिताई थी। प्रिजन मतलब जेल। अब आप सोच ही सकते हैं अगर अपनी जिंदगी की अगर 30 साल उन्हें जेल में बिताई होगी तो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उन्हें फेस करना पड़ा होगा, कितनी ज्यादा लाइफ जो है कितना र्यून हो गई होगी उनकी, राइट। लेकिन फाइनली जितना उनका स्ट्रगल था, उनकी पूरी लाइफ की जो स्ट्रगल थी वो रंग लाई 1994 में जब साउथ अफ्रीका को फुल इंडिपेंडेंस मिला, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए।
राइट। और मंडेला वहां में 1994 में पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने न्यू नेशन के, राइट। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. ठीक है, और ये जो ऑटोबायोग्राफी से एक पीस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी, उसमें छोटा सा पीस है जो कि उनका एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बताया जा रहा है। आपके पीस में आपका जो चैप्टर है वो छोटा सा पीस लिया गया है, हिस्टोरिक ओकेजन, दैट इज द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन आप सभी को पता है, कोई भी जब सेरेमनी होता है तो इनॉग्रेशन होता है, आपने देखा शपथ लेते हैं जब कोई भी मिनिस्टर्स कोई भी अपने जब जीतते हैं, विन करते हैं, तो अपने जो गद्दी संभालने से पहले उनको एक शपथ लेनी पड़ती है, एक सेरेमनीशन होता है, सेरेमनी होती है, राइट। तो वहां पे जो इनॉग्रेशन था उस सेरेमनी का एक छोटा सा पार्ट आपके पीस में दे रखा है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994। ठीक है, तो ये छोटा सा न्यूज़पेपर आइटम में मीन्स जब ये सारी चीज़ें चल रही थी हमारी सोसाइटी में, तो न्यूज़ में, रेडियो में, हर जगह ये सारी न्यूज़ एकदम फ्लरिश कर गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुई थी इस चीज़ के ऊपर। उसी में से एक छोटा सा पीस दे रखा है आपको, न्यूज़पेपर आर्टिकल, इसे भी पढ़ लेते हैं। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये टाइटल था न्यूज़पेपर में, हेडलाइन थी मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब जो मंडेला है वो बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। कैन यू बिलीव 1994 की बात की जा रही है और वो पहले ब्लैक पर्सन है जो प्रेसिडेंट बने हैं। इसका मतलब उससे पहले जो टाइम था वहां पे कौन रूल कर रहा था? व्हाइट पीपल, राइट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। जैसे मैंने बताया, सेंचुरीज मतलब 100 years में एक सेंचुरी होता है, तो 3 centuries मतलब 300 years। तो 300 years आप देख लीजिए व्हाइट पीपल ने रूल किया था, उसके बाद जाके नेल्सन मंडेला एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। तो उनकी जो कांग्रेस मींस उनकी जो पार्टी थी, देखिए इलेक्शन जीतने के लिए आपको एक पार्टी बनानी पड़ेगी, एक संगठन बनाना पड़ेगा। तो उनका जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, उन्होंने कितने सीट्स जीते थे? 252 सीट्स जीते थे 400 में से, और पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन बने थे। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, जो हमारा जो इंडिया है ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे लोगों को अपनी फ्रीडम मिलती है। ठीक है, फ्रीडम आप सभी ने पढ़ा है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को हम ज़्यादा डिटेल में पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्री के सेंस में नहीं देखेंगे, हम इसको लिटरेचर के फॉर्म में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया। नाउ ये एक प्लेस का नाम है। और एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर आपने देखा होगा रोम वाले एरिया, अगर आपको पता है, ठीक है, ग्रीस में आपने देखा होगा। आप जब इमेजेस देखते होंगे या फिर आपने जब मूवीज देखी होंगी पुरानी मूवीज, तो आपने देखा होगा कि एम्फी थिएटर मतलब होता है स्टोन्स का एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे एकदम रूफ जो होता है सर के ऊपर वो नहीं होता है, मतलब ओपन होता है बिल्कुल, और जो सीट्स होते हैं वो भी स्टोन्स के बने होते हैं। अंडरस्टूड? वहीं पे 140 कंट्रीज में से अलग अलग पॉलिटिशियंस आए थे और डिग्निटरीज आए थे। डिग्निटरीज कौन होते हैं? जो रेपुटेटेड लोग होते हैं, जो बहुत हाई डिग्निफाइड लोग होते हैं ना, रेपुटेटेड रिस्पेक्टेड लोग होते हैं। और पॉलिटिशियन यू ऑल नो, जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं। तो वो सारे लोग आए थे, और देखिए 140 कंट्रीज से आए थे, पूरे वर्ल्ड में 140 कंट्रीज से हर एक इंसान आए थे। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। Nelson Mandela ने अपने एड्रेस में, मीन्स अपने जब वो सबको ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने ये बोला था कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगले बार कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इतने सुंदर लैंड में कभी कोई एक दूसरे को ऑपरेट करेगा, मतलब कोई भी किसी को नहीं दबा पाएगा। सब एक दूसरे के इक्वल है, कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, कोई सप्रेशन नहीं करेगा, सब एक दूसरे के इक्वल है। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together.
More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो वो कह रहे हैं जो प्रेटोरिया की जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पे जुबलिन सीन्स मतलब होता है वो बहुत सुंदर लगता है जो देखने में, ठीक है। वहाँ पे सारे लोग आ रखे हैं, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, मतलब सारे लोग वहाँ पे, सारे जो मिक्सचर है सब आ रखे हैं और सब खुश हैं। वहाँ पे इंसान बोलिए, कोई आदमी बोलिए, औरत बोलिए, बच्चे बोलिए, सब आ रखे हैं, हर रेस के आ रखे हैं, सब खुश हैं, सब गाना गा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हैं खुशी के मारे। तो यस, ये जो आपने अभी तक जो सुना, ये जो हमने पढ़ा, ये था हमारा न्यूज़पेपर आर्टिकल। इतना आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल पढ़ेंगे कि जो हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में वो उनकी स्पीच के ऊपर है। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, जो उन्होंने उसमें स्पीच दी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ से, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10th में ड्रॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो डेट कौन सी बताई जा रही है? 10th में, ठीक है। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत क्लियर लग रहा था। From the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Right? To be besieged by मतलब होता है to be surrounded closely by, मतलब अपने आसपास सारे लोगों को, मतलब वो कह रहे थे जो इनॉग्रेशन से पहले जो दिन जा रहे थे मेरे, पिछले कुछ दिनों से उनके पास बहुत सारे लोग आ रहे थे, वो बहुत खुश थे, बहुत सारे डिग्निटरीज आ रहे थे, वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे जो अपनी रिस्पेक्ट उनको दे रहे थे, मतलब उनको सब बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे थे, उनसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, उनकी जो अचीवमेंट है उनका हिस्सेदार बनना चाह रहे थे, राइट। उनकी खुशी में अपना एक पार्ट देना चाहते थे वो, राइट। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, जो लार्जेस्ट गैदरिंग, जो वर्ल्ड वाइड में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी सारी चीज़ें, वर्ल्ड से सारे हर जगह से, हर कोने से, हर कंट्री से कुछ ना कुछ लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, इतनी ज़्यादा जो भीड़ हुई थी, सारे इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल लेवल के हर लीडर्स आए थे साउथ अफ्रीकन के सॉइल में। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। तो amphitheater आपको बताया अभी, a building without a roof with many rows of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome। तो मैंने बताया आपको एम्फीथिएटर जो ग्रीस और रोम में आप देख सकते हैं, वहाँ पे जैसे खुला एकदम वो होता है, स्टेज टाइप हम समझ सकते हैं, ठीक है। स्टोन्स के वहाँ पे सारे सीट्स होते हैं और रूफ जो होता है बिल्कुल नहीं, रूफ नहीं होता है, एकदम खुला होता है, ओपन होता है। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। वो ये कह रहे हैं जो ये सेरेमनी हो रही है, जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में ये हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। और डिकेड्स मतलब इतने सालों बाद ये जो जगह है सुप्रीमेसी, जो वहाँ सुप्रीमेसी क्या होता है? सुप्रीमेसी जो एकदम सुपीरियर लेवल में, जो एकदम हाई लेवल में है, कौन था? वाइट पीपल थे इतने टाइम तक, लेकिन आज कोई नहीं है, आज वाइट पीपल इस सुप्रीमेसी में नहीं है, लेकिन बल्कि सब लोग हैं, मतलब जितने लोग हैं यहाँ पे कोई भी रेशिज्म नहीं है। जो गवर्नमेंट है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है जो कि नॉन रेशियल है, मतलब यहाँ पे सब इक्वल है, कोई यहाँ पे भेदाभेद नहीं करेगा कि आप ब्लैक हो, आप वाइट हो, ठीक है। आप कोई कास्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं करेगा कि आप हाई स्टेटस के हो, आप लो स्टेटस के हो, यहाँ पे सब लोग इक्वल हैं, राइट। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑटम डे है, बहुत सुंदर डे है, उसमें accompanied मतलब होता है जिसके साथ हम जाते हैं, जो हमें कंपनी देता है, ठीक है। तो वो किसके साथ गए थे? अपनी डॉटर के साथ, ज़िनानी। हम देख सकते हैं my daughter ज़िनानी। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president। पोडियम मतलब आपने देखा होगा स्टेज में जब आप खड़े होते हैं तो पोडियम में खड़े होते हैं ना, तो पोडियम में खड़े होकर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने फर्स्ट शॉन मतलब होता है शपथ लेना, समझ सकते हैं आप, स्वेर लेना। तो उन्होंने सबसे पहले लिया, शॉन लिया, दैट इज सेकेंड डेप्यूटी एज अ प्रेसिडेंट। उन्होंने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शॉन लिया, ठीक है, शपथ ली। देन थैबो म्बेकी वाज शॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थैबो म्बेकी उन्होंने लिया एज अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। Then
When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और वो कह रहे हैं जब मेरी बारी आई, जब मेरा टर्न आया तो मैंने प्लेज लिया, मीन्स शपथ लेना। उन्होंने शपथ लिया कि मैं हमेशा, ओबे मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, मानना। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ओबे करेंगे, अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपनी पूरी लाइफ को वो अपने रिपब्लिक और उसके जो पीपल है, मतलब साउथ अफ्रीकन जो पीपल है, उनके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट करेंगे। जनरली सिर्फ अभी ये नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बचपन से ही अपनी लाइफ को डिवोट किया था लोगों के लिए। आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जो नेल्सन मंडेला थे ये ब्लैक थे, आपको पता चल गया वो ब्लैक थे, हम जानते हैं। उन्होंने खुद इन सारी चीज़ों को फेस किया था, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये जो ब्रूटल नेचर था लोगों का, ये जो उनको जो सैवेज की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बचपन से अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, अपने जो पेरेंट्स थे, उनके मुंह से सुनी थी। उन्होंने खुद भी सारी चीज़ें फेस की थी और उन्हें फील हुआ था ये सारी चीज़ें जो हो रही है सोसाइटी में बहुत गलत हो रही है। यहाँ पे इनह्यूमैनिटी का काम चल रहा है। यहाँ पे कोई भी इंसान किसी भी इंसान के साथ इतने गंदे से बिहेव नहीं कर सकता है। उन्हें ये पता चला और उन्हें पूरी लाइफ डिवोट की थी लोगों के लिए। To the assembled guests and the watching world, I said. अब जितने भी लोग आए थे, assembled guests मतलब वहाँ पे जितने भी लोग आए थे, assemble हुए थे, और पूरी वर्ल्ड जो उनको देख रही थी, उनको वो एड्रेस करके बोल रहे थे, Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. कन्फर मतलब होता है फॉर्मल वर्ड हियर, मतलब वो कह रहे हैं कि आज हम सभी अपने सबके साथ, सबके प्रेजेंस में हम ये होप करते हैं कि जो ये ग्लोरी है, जो नई जो लिबर्टी जो हम लेके आ रहे हैं, जो लिबरल हम कंट्री बना रहे हैं, इसका जो नया जन्म हुआ है, इसको हम और ग्लोरीफाई कर पाएं, राइट। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. वो ये कह रहे हैं अभी तक जो ह्यूमन डिजास्टर चल रहा है, मैंने आपको बताया ना कि कितना ज़्यादा ब्रूटल इनके साथ बिहेव किया जाता है ब्लैक पीपल के साथ, तो ये जो एक्सपीरियंस लोगों ने किया, ये इतने लंबे समय से लोगों ने एक्सपीरियंस किया, लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा हमारे सोसाइटी में। हर जगह पूरी सोसाइटी में लोग ह्यूमैनिटी के साथ जिएंगे और प्राउडली रहेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We who were outlaws, इसका मतलब क्या समझाया जा रहा है यहाँ बताया जा रहा है because of its policies of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. मतलब कि आप सभी को पता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्री था। कैसे डेवलपमेंट होगी? अगर वहाँ पे वाइट पीपल रूल कर रहे थे, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगी? वहाँ पे ह्यूमैनिटी नहीं थी, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों होगी? इसी वजह से बाकी कंट्रीज के साथ भी उनका रिलेशन जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम अपनी धरती में, हम अपने नेशन को बहुत ज़्यादा एक प्रिविलेज देंगे, हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और अपने नेशन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मीन्स एक होप के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. वो क्या कह रहे हैं? वो सबको थैंक कर रहे हैं, वो सबको जितने भी इंटरनेशनल लेवल में सारे गेस्ट आए हैं उन सभी को थैंक कर रहे हैं कि वो लोग आए हमारे कंट्री के लिए, उन्होंने अपना पोजीशन दिया, मीन्स उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और फाइनली उन लोगों को क्या मिला है? जस्टिस मिला है, पीस मिला है, ह्यूमन डिग्निटी मिली है। मीन्स जस्टिस मतलब न्याय मिली है, पीस मतलब शांति, एंड ह्यूमन डिग्निटी मतलब जो उन्हें डिग्निफाइड एक रिस्पेक्ट मिली है। और ये सब सिर्फ उन्हीं का नहीं है बल्कि पूरे कंट्री का है, जो बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation मतलब freedom from restriction. अभी तक जो politically जो इतने सारे restrictions थे, आपको पता है
जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए अलग सारी मार्केट थी, उनके अलग बस स्टॉप होते थे, वो सिनेमा हॉल्स में नहीं जा सकते थे, इतना ज़्यादा ब्रूटल उनके साथ बिहेव था, लोग एक साथ बैठते तक नहीं थे। ये जो चीज़ें चल रही थी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा इसकी क्रिटिसिज्म की गई थी और आगे जाके इन सभी चीज़ को हटा के एक फ्रीडम उनको मिली है, एक इमेंसिपेशन उनको मिली है पॉलिटिकल साइड से भी। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और वो ये कह रहे हैं कि आज हम प्लेज लेते हैं कि अब से हम लिबरेट रहेंगे हर पीपल के साथ, कोई भी वहाँ पे पॉवर्टी या फिर डिप्रीवेशन हो, कोई भी सफ़र नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेशन एक बहुत एक पॉजिटिव नोट में जाएगा, एक ह्यूमैनिटी के साथ जाएगा, सब इक्वल होंगे, सब अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अगर सब एक साथ चलेंगे, यूनियन फॉर्म में चलेंगे, तभी आगे जाकर डेवलपमेंट होगा, वरना जैसे अब तक चल रहा था वैसे ही होगा। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। डेप्रीवेशन का मतलब वैसे क्या होता है देख लीजिए, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब एक इंसान की जितनी बेनिफिट्स मतलब जितने राइट्स हैं उतना उनको नहीं मिल रहा था पहले, लेकिन अब सबको वो चीज़ मिलेगी, राइट। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो वो ये कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड में, जैसा कि अभी तक हमने एक्सप्रेशन की अब ऑपरेशन हमने फील किया है, या फिर जो सुप्रीमेसी हम देख रहे थे इतने टाइम तक वाइट पीपल की, अब वो चीज़ नहीं चलेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa। और उन्होंने क्या बोला कि जो सन है, ठीक है, वो ग्लोरियस रहेगा, वो कभी भी नहीं सेट होगा, ठीक है, कभी भी नहीं डूबेगा और ह्यूमन अचीवमेंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हम सब एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और वो कहते हैं कि ये जो फ्रीडम हमें मिली है इसको एंजॉय करते हैं और वो अफ्रीका को बोलते हैं गॉड ब्लेस। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carrier roared in perfect formation over the Union buildings। स्पेक्टैकुलर एरे मतलब होता है इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। आपने देखा होगा 26 जनवरी में या 15 अगस्त में आपने देखा होगा जब नेशन को एड्रेस करते हैं हमारे लीडर्स, तो ऊपर आपने देखा कितने सेरेमनी होते हैं, ऊपर कितने फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, बलून्स उड़ाए जाते हैं, जेट्स जो है वो उड़ रहे होते हैं, अपने सारे कलाकार दिखा रहे होते हैं, ठीक है, अपने सारे परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। वही सारी चीज़ें चल रही थी यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लोग खुशी के मारे एकदम अंदर से फूले हुए थे, राइट, एकदम बहुत ज़्यादा खुश थे, इसे कहते हैं। It was not only a display of pinpoint precautions and military force, but a demonstration of our military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। तो क्या बोला जा रहा है, वो ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक देखने वाली चीज़ नहीं थी या फिर मिलिट्री फोर्स का एक डिस्प्ले करने की बात नहीं थी, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन था। मतलब एक्चुअल में दिखाई जाती थी कि जो मिलिट्री की लॉयल्टी है, ठीक है, डेमोक्रेसी की तरफ जो मिलिट्री की जो लॉयल्टी है, ये जो एक नया गवर्नमेंट बना है जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड होगा, इसमें कोई भी करप्शन नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे सप्रेशन नहीं होगा, यही सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को सिंबलाइज कर रही थी। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests beckered with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। वो ये कह रहे हैं कि थोड़े मोमेंट्स के बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे जो चीफ होते हैं, जो पुलिस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करते हैं देश के लिए, उनको सम्मानित किया जाता है। वैसे वो सारे कह रहे हैं कि कैसे उनके चेस्ट में कैसे रिबन्स लगे हुए हैं, मेडल्स लगे हुए हैं, जो डेज चले गए थे, ठीक है, आज वो उनको सल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, प्लेज कर रहे हैं उनकी लॉयल्टी के लिए। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। Not mindful of मतलब conscious of aware of। आपको पता है कि जनरली जो हमारे मंडेला जी थे, इनको क्या किया गया था, इनको जेल में भर दिया गया था, उनको एक टेररिस्ट की तरह बिहेव करवाया गया था, कैसे उनके बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था एज अ टेरर की तरह,
ठीक है, उन सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ें थी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन वो साइड बाय साइड वो सोचते हैं यही सारी चीज़ें थी जिनको उनको मोटिवेट किया गया, ठीक है, इसी से तो वो आगे बढ़े थे। फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्पला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron मतलब होता है a pattern in the shape of a V, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि न्यू एक साउथ अफ्रीकन न्यू फ्लैग हुआ जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर्स है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा खुश है, मिसमराइज्ड है उन सब चीज़ों को लेके, और वो एड्रेस कर रहे हैं आगे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the visions of white singing Noski Sigli Igfika, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अफ्रीकन लैंग्वेजेस में है, राइट। द ब्लैक सिंगिंग डायस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, तो ये टू नेशनल एंथम्स हैं जो बजाए जाते थे, जो सैंग किए जाते थे, ठीक है। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despise मतलब had a very low opinion of, means अभी तक जो चल रहा था नेशनल एंथम उस साउथ अफ्रीका में, वो तो चल रहा था जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था, जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे। लेकिन अब जो ब्लैक सिंगिंग करेंगे, डायस्टेम जो ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का, वो गाना शुरू करेंगे। यस, अभी सब लोगों को वो चीज़ें याद नहीं होगी, वो लिरिक्स जो है अभी सबको याद नहीं होगा, लेकिन वो होपफुल है, वो कह रहे हैं कि एक दिन ना एक दिन जाके ये सारे जो लिरिक्स हैं ये उनके हार्ट में छप जाएंगे। जैसे आपको पता है जो हमारा नेशनल एंथम है, हर एक बच्चे को बचपन से लेके बुढ़ापे तक सबको वो गाना आ रहा होता है। क्यों आता है? क्योंकि वो हमारे एकदम जहन में एकदम बैठ गया है, राइट। स्कूल टाइम पे हम डेली नेशनल एंथम करते हैं, लेकिन स्कूल जब खत्म हो जाता है, जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, फिर भी हमें पूरा नेशनल एंथम आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है? क्योंकि वो हमारे ऐसा एक नेशन होता है, हमारे अंदर एक एंथुसियास्टिक फीलिंग काम करता है अपने नेशन को लेके, जो हम कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलते हैं, राइट। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against dark-skinned people of their own land. यहाँ पे देखिए बहुत सारी बात की जा रही है, वहाँ पे वो अपने सेंस मतलब अपने हिस्ट्री की थोड़ी बात कर रहे हैं, जिससे वो आज इस इनॉग्रेशन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा जो हिस्ट्री कितने ओवरवेल्म्ड हो गए, मतलब पूरे भरे हुए हैं। क्योंकि अगर कुछ 20th सेंचुरी डिकेड्स की अगर हम बात करें, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था तब एंग्लो बोर का वॉर हुआ था। उसके वजह से, उस वॉर की वजह से जो वाइट पीपल थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के ऊपर जो कंडीशन डाली थी, जो डिफरेंसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जो रेशियल डोमिनेशन हुआ था डार्क स्किन पीपल के ऊपर, उनके खुद के लैंड के ऊपर, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उन्होंने खुद उन सारी चीज़ों को फील भी किया था और उन्होंने खुद अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से वो सारी स्टोरी सुनी भी थी। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। वो कह रही जो स्ट्रक्चर था, जो वाइल्ड पीपल के अंडर ये जो पूरे कंट्री का जो स्ट्रक्चर था, वो इतना ज़्यादा हारिस था, मतलब इतना ज़्यादा हार्श था, इतना ख़राब था, इतना इनह्यूमैनिटी थी, मतलब उसमें इंसानियत लोगों के अंदर थी ही नहीं। जो सोसाइटी आज देख रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। ऐसा उस टाइम पे वो कह रहे हैं कि ऐसी हार्श रियलिटी की जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, नॉर्मल इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people and regardless of the color of their skin। वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी जो ये 20th सेंचुरी चल रही है, 1994 की बात की जा रही है, मतलब 20th सेंचुरी चल रही है, राइट। तो उस टाइम में वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम है, अब इतना टाइम हो गया, ये जो सिस्टम है बिल्कुल चेंज हो रहा है,
राइट अब वो इन सारी चीजों को ओवरटर्न करेंगे, वो जो चीज चल रही थी अभी तक उन सभी को खत्म करेंगे, सबको रिप्लेस करेंगे। और जो राइट्स और फ्रीडम्स हर इंसान को नहीं मिल रहा था, मैंने बताया ना आपको कि जो बसेस थे वो डिफरेंट थे, सिनेमा हॉल्स, बड़े बड़े जो क्लब्स थे वहां पे ब्लैक पीपल नहीं जा सकते थे क्योंकि उनको राइट नहीं था, ठीक है। वो कभी भी किसी व्हाइट पीपल के साथ नहीं बैठ सकते थे, उनके लिए सब कुछ सेपरेट था। तो ये जो चीजें थी सारी, जो व्हाइट पीपल को जो फैसिलिटीज मिल रही थी वो सारी फैसिलिटीज ब्लैक पीपल को नहीं मिल रही थी। इन सारी चीजों को वो कह रहे हैं वो सारी चीजें हटा देंगे, सारे लोगों को सेम राइट्स मिलेंगे, फ्रीडम्स मिलेंगे रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। उनके स्किन को लेके, उनके कलर को लेके कोई कुछ नहीं कहेगा और इन सभी के परे उनको सारी चीजें मिलेंगी। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो कह रहे हैं ये जो चीज़ें हमें मिली हैं आज, ये ऐसे अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल। देखिए आप सभी को पता है हमें भी जब इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, हमें भी जब मिला तभी भी इतनी आसानी से हमें नहीं मिला था। 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था, उसके बाद भी कितना लॉन्ग स्ट्रगल हुआ था, पता नहीं कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाके 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था। वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे लीडर्स ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, अपनी पूरी लाइफ को डिवोट किया अपने नेशन के लिए, तब जाके ये चीज़ मिली है। वो कह रहे हैं उनकी जो सफरिंग थी, जो उनकी जो हिम्मत थी, जो करेजियसनेस थी, वो कभी भी कोई काउंट नहीं कर सकता, कभी भी उसको रिपीट नहीं कर सकता। मतलब जो भी उनके एहसान हमारे तरफ, हमारे नेशन ने लिए हैं, वो कभी भी वो नहीं चुका सकते, राइट। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेरोइड्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वो कह रहे हैं उन्हें वो दिन भी याद है जब सारे लोग, जितने भी अफ्रीकन लोग थे जो उनके साथ गए थे, ठीक है, सारे इतने सारे मिल के लोग, क्योंकि बहुत सारा ब्रूटली मतलब उनके साथ बिहेव किया जा रहा था। लोगों के अंदर क्या होता है, जो देखिए आप किसी को एक दिन टॉर्चर करेंगे, आप 2 दिन टॉर्चर करेंगे, लेकिन एक दिन तो वो बोलेंगे, एक दिन तो उनके अंदर से आवाज़ निकलेंगी। तो ये जो चीज़ बनी थी, जब यूनिटी बनी थी, वो सारे दिन उनको याद आ रहे हैं। That long and novel line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. Wrought मतलब वो तो old fashioned formal word that is means done and achieved। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो लोग मेरे साथ थे, जितने सारे लोग मेरे साथ, जो रिफॉर्मर्स थे, जो लीडर्स थे, जो पेट्रियट्स थे, वो सारे मेरे साथ चले थे इस कदम में, इस पूरे जो हमने आज जो अचीव किया, इस चीज़ के लिए सब लोगों ने मेरा साथ दिया था। लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है, जिनको मैं थैंक्स नहीं बोल सकता, उनके जो उन्होंने किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो डिवोट जो थी वो सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, उनको नहीं बता पा रहे वो चीज़, ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया था आज वो फ्रूटफुली उनके पास आया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my कंट्री एंड माई पीपल। वोंड मतलब क्या होता है, चोट। वो कह रहे हैं जो पॉलिसी थी, जो एपार्थाइड की जो पॉलिसी है, इसने एकदम डीप मतलब इतना ज़्यादा घायल किया था लोगों को, उनके खुद के कंट्री को, जो हम बता भी नहीं सकते हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। वो कह रहे हैं कि इतने साल चले जाएंगे, इतने सारे जनरेशन चले जाएंगे, लेकिन ये जो रिकवरी है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मीन्स ये जो जितना लोगों को हर्ट किया था, इतना ज़्यादा लोगों को बुरा लगा था, वो पता नहीं कैसे रिकवर होगा। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, डीप एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इतना ज़्यादा उन्हें हर्ट किया था। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that was that it produced the Oliver Thambers, the Walter Cicilus, the Chief Lutherless, the Yusuf Dados, the Bram Fresker, the Roberts workers of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that like may never be known again। वो कह रही जितने उन्होंने नाम लिए अभी, ये सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे लोग इतने ज़्यादा फेमस थे, इतने ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को इन सब चीज़ों में डाल दिया था।
Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. वो ये कह रहे हैं ये जो ऑपरेशन जो टाइम था, ये सारे जो क्रिएट किया था, ये जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए थे, इन सारी चीज़ों को अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद ये चीज़ भी नहीं होती। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग पावर, देखिए कोई आपको सप्रेस कर रहा है, अगर आप किसी ने आपको सप्रेस किया, आपको टॉर्चर किया, लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो तो और टॉर्चर करना शुरू कर देगा, आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो कंट्री है ये मिनरल से भरी हुई है, जेम से भरी हुई है, जो हमारे सॉइल्स के नीचे है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये सारे मिनरल्स, ये सारे जो जेम्स हैं, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हमारे लोग, हमारे जो पीपल है, जो हमारे साउथ अफ्रीकन जो पीपल है, वो डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है और ट्रूअर है। ठीक है, तो वो हमेशा आप देखिए अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या बोल रहे हैं, वो प्रेज कर रहे हैं अपने जो अफ्रीकन पीपल है उनको प्रेज कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट किया और सैक्रिफाइसेस किए। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and their lives for an idea. वो कह रहे हैं इनकी जो पूरी लाइफ थी, जो स्ट्रगल हुआ था, ये हमेशा जो करेजेस है इन सबको उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, टाइम ने बहुत कुछ सिखाया और बार बार हमेशा टाइम आया जब लोगों ने, इन आदमियों ने, औरतों ने अपनी ज़िंदगी में रिस्क लिया, ठीक है, और उनको मोटिवेट किया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience मतलब होता है the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. तो वो यही कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग टूट जाते थे, ठीक है, लेकिन जो स्टैंड अप था, जो अफ्रीकन पीपल के अंदर जो करेजियस था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ देती थी उनको, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रैम्प ओवर इट। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ सीखी, जो करेज है ये एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, बल्कि ये एक ट्रैम्प होता है। ट्रैम्प मतलब क्या होता है? विक्ट्री, right? The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquered that fear. वो ये कह रहे हैं कि वो brave man वो नहीं होते जो कभी डरते नहीं हैं, बल्कि वो brave man वो होते हैं जो अपने डर को जीत ले। राइट, समझ में आ रहा है? मतलब डर तो नॉर्मल है, डरना कोई क्या कहते हैं उसे, कावर्डनेस नहीं है, लेकिन डर ऐसा है, डर तभी ब्रेव मैन बनाएगा जब आप डर को काबू कर लोगे, ठीक है, जब आप उसको कॉन्कर कर लोगे, आप उसको अचीव कर लोगे, तभी आप एक ब्रेव मैन बन सकते हो। No man is born hating another person because of the color of his skin or his background और हिज रिलीजन। वो कह रहे हैं कोई भी इंसान किसी को हेट नहीं कर सकता उसके कलर के हिसाब से कि वो ब्लैक है या वाइट है, उसका बैकग्राउंड, वो अमीर है या गरीब है, उसका स्टेटस क्या है, हिज रिलीजन, वो हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या पारसी है, ऐसे कोई मैटर नहीं करते, सारे इंसान इक्वल है, कोई किसी को हेट नहीं कर सकता है। राइट, people must learn to hate and if they can learn to hate they can taught to love for love comes more natural to the human heart than its opposite। वो ये कह रहे हैं अगर इंसान हेट करना सीख रहा है, अगर उसे लोगों से नफरत करना अगर वो सीख सकता है, अगर वो नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। राइट, अगर एक इंसान नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीखेगा, क्योंकि जो लव है वो नेचुरली है, ह्यूमन हार्ट में जो लव है वो नेचर से आया है। हेट करना तो सीखना पड़ता है, लेकिन जो लव है वो ह्यूमन हार्ट में ऑलरेडी होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। इवन इन द ग्लिमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कमांड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वाज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। वो कह रहे हैं जब ग्लिम्स टाइम मतलब जब वो प्रिजन में थे, जो सबसे खराब टाइम था उनकी लाइफ का, ठीक है, वो उनके जो कॉमरेड्स थे, मतलब जितने उनके साथ जो लोग थे सबको बंद कर दिया था उन्होंने, उनकी जो पार्टी थी पूरी, सबको उठा के टेररिस्ट की तरह उनके साथ ट्रीट किया गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था।
पुश टू आवर लिमिट्स मतलब पुश टू द लास्ट पॉइंट आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब उनके साथ इतना टॉर्चर होता था, मतलब वो सहन नहीं कर पाते थे, मतलब इतना ज़्यादा इनह्यूमैनिटी बिहेव करते थे सारे उनसे, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने उस चीज़ से हार नहीं माना और वो अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते थे और अपनी कीप मी गोइंग, मतलब उन चीज़ों ने कभी उनको तोड़ा नहीं, उनको हमेशा आगे बढ़ाया। Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। वो कह रहे हैं कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है जो कि छुप तो सकती है लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मतलब देखिए यहाँ पे वो कुछ चीज़ें ऐसी बोले जो हमारे एसेंस में होता है, जो ह्यूमन एसेंस में होता है, जो हमारे अंदर होता है, जो प्यार उन्होंने बोला हमारे अंदर सबके लिए प्यार होता है और जो अच्छाई होती है इंसान में, ये सारी चीज़ें ये कुछ टाइम के बाद छुप जाती है लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है।